नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आरसी स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, छात्रों, प्रिय मित्रों, आप लोगों को मैं आज इतिहास का वह पोर्शन पढ़ाऊंगा जहां पर आदिवासियों ने अंग्रेजों और जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और यह विद्रोह उन्होंने लगभग 70 बार किया था। तो इतनी बड़ी संख्या में आदिवासियों के द्वारा विद्रोह करने का क्या कारण था, और इस विद्रोह से परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा विद्रोह कहाँ हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था और कब हुआ था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसके जरिए इन आंदोलनों को आपको इस प्रकार से याद करा दूं ताकि आपको ये कभी भूले ना। तो इसके लिए आपको वीडियो देखना होगा, समझना होगा, और इस वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपको ये आंदोलन कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी उन आंदोलनों को याद कराते हुए चलूँगा। तो जितने भी मेरे प्रिय भाई, बबनी, भैया, सभी लोग हैं जो भी देख रहे हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा फल तो हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जनजातीय आंदोलन, आदिवासी आंदोलन। तो आदिवासी आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ और कहां पर हुआ, तो इन सारी चीजों की चर्चा इस वीडियो में शुरू करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, खूब समझिए और दिमाग में इसको खूब बैठा लीजिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन या विद्रोह, तो यह जो जनजाति है ये आदिवासी कहे जाते थे। शुरू में इन्हें आदिवासी कहा जाता था और ये जो आदिवासी थे इनका निवास स्थान जंगलों में, पहाड़ों पर और वनों में रहता था। तो आखिर क्या कारण था कि जब ये समाज से अलग थे, इनका कल्चर भी अलग था, तो इन्होंने अंग्रेजों और जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। ये समाज से अलग थे, जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, सभ्यता संस्कृति इनकी अलग थी। तो जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो अंग्रेजों ने भारत में 2 नीतियां लागू की, एक तो कृषि नीति और एक वन नीति। इन दोनों नीतियों के तहत उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया, और जब शोषण करना प्रारंभ कर दिया तो जाहिर सी बात है कि आदिवासियों ने विद्रोह शुरू कर दिया। तो इसी चीज की चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आदिवासी को जनजाति का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था। तो ठक्कर बापा ने आदिवासियों को जनजाति कहा था। क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है ये। इसी प्रकार आदिवासियों से संबंधित एक दिकु शब्द पूछा गया कि दिकु क्या है। तो दिकु शब्द का प्रयोग आदिवासी लोग करते थे और किसके लिए करते थे, बाहरी लोगों के लिए करते थे। और बाहरी लोग कौन थे, तो बाहरी लोगों में जमींदार होते थे, सूदखोर होते थे, बनिया होते थे और अंग्रेज अधिकारी होते थे। इन लोगों को आदिवासियों ने दिकु कहा था, यानी बाहरी व्यक्तियों को आदिवासी क्या कहते थे, दिकु के नाम से संबोधित करते थे। अंग्रेजों ने जब आदिवासी क्षेत्रों में कृषि नीति एवं वन नीति लागू किया तो उससे क्या हुआ कि आदिवासियों का शोषण प्रारंभ हो गया और बहुत ही ज्यादा शोषण किया गया, जिसके एवज में आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध, जमींदारों के विरुद्ध लगभग 70 विद्रोह किए थे। याद रखिएगा कि 70 विद्रोह किए थे, लगभग में है। तो लगभग विद्रोह किसके द्वारा किया गया, आदिवासियों के द्वारा, जमींदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध। इन्हीं 70 विद्रोहों में हम आपको प्रमुख विद्रोहों के बारे में पढ़ाएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं में से हम पढ़ेंगे सबसे पहले बंगाल में आदिवासियों द्वारा किया गया विद्रोह। इसके बाद फिर हम छोटा नागपुर का पढ़ेंगे, यानी हर राज्य में
जितने भी राज्यों में हुए थे आदिवासी आंदोलन, उन राज्यों को हम क्रम से पढ़ते जाएंगे ताकि आपको उन राज्यों में याद हो सके कि जिन राज्यों में आदिवासी आंदोलन हुए थे और किस नाम से हुए थे। तो देख रहे हैं कि भारत में आपका बंगाल क्षेत्र है और बंगाल में एक चुआर जनजाति रहती थी। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध चुआर विद्रोह किया था। तो याद रखिएगा कि चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। और कब हुआ था, तो इसका समय भी दिया गया है 1768 से 72 ईस्वी तक। 1768 से 72 ईस्वी के बीच चुआर विद्रोह हुआ था। तो बंगाल का चुआर विद्रोह कब हुआ, 1768 से 72 ईस्वी के बीच हुआ था। और यह किस क्षेत्र में हुआ था, तो यह मेदिनीपुर जिला जो कि बंगाल में पड़ता था, इसी जिले के क्षेत्र में यह चुआर विद्रोह हुआ था। तो चुआर विद्रोह जो था वह मेदिनीपुर जिले में इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर चुआर जनजातियां निवास करती थी। कहां पर, मेदिनीपुर जिला में निवास करती थी। और इन्हीं चुआर विद्रोहों और इन्हीं चुआर जनजातियों का शोषण अंग्रेजों के द्वारा किया गया, जिसके जरिए इन्होंने आगे चल करके विद्रोह किया। इस चुआर विद्रोह का उपनाम या अन्य नाम भी है, जैसे भूमि विद्रोह, भूमिन विद्रोह। भूमि विद्रोह या भूमिन विद्रोह किस विद्रोह की संज्ञा है, तो चुआर विद्रोह की संज्ञा है। या भूमि विद्रोह, भूमिन विद्रोह किस विद्रोह को कहा जाता है, तो चुआर विद्रोह को कहा जाता है। भूमिन विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बंगाल में मेदिनीपुर जिला में हुआ था। भूमिन विद्रोह किन जनजातियों ने किया था, तो चुआर जनजातियों ने किया था। इस प्रकार से हम कारण भी देख लेंगे कि यह विद्रोह किस कारण से हुआ था। तो उस समय हुआ क्या था कि मेदिनीपुर जिला में अकाल पड़ा हुआ था और अकाल पड़ने के बावजूद अंग्रेजों ने लगान भी बढ़ा दिया। यानी बढ़ा हुआ लगान और अकाल पड़ने के कारण और अंग्रेजों के अत्यधिक शोषण के कारण ही यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो राजा जगन्नाथ तथा दुर्जन सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो राजा जगन्नाथ किस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं, चुआर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं। इस विद्रोह में विद्रोहियों ने क्या कार्य किया था अंग्रेजों के विरुद्ध, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। तो चुआर विद्रोह में चुआर विद्रोहियों ने क्या किया कि राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ कर दिया। और क्या कार्य किया कि इन लोगों ने अपने ही खेतों को उजाड़ दिया, जो भी फसल बची थी उनको नष्ट कर दिया और कहा कि अब हमारे पास न तो फसल है न खाने का अनाज है, इसलिए हम अंग्रेजी सरकार को अब लगान नहीं देंगे। तो जब फसल ही नहीं थी तो लगान कहाँ से देंगे। तो इस प्रकार से इस विद्रोह में अपने फसलों को नष्ट करके, अपने ही खेतों को नष्ट करके इन लोगों ने लगान देना बंद कर दिया। बाद में इस विद्रोह को आगे चल करके दबाया भी गया। तो देखिए कार्य क्या था कि इन्होंने अपने ही खेतों को उजाड़ दिया और लगान भी देना बंद कर दिया। तो किस विद्रोह में विद्रोहियों ने स्वयं के खेतों को, स्वयं की फसलों को नष्ट कर दिया था, तो चुआर विद्रोह में ऐसा किया गया था। तो आपने देखा कि चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल में, वो भी कहाँ, मेदिनीपुर जिला में 1768 से 72 ईस्वी के बीच हुआ था। और ये जो चुआर जनजाति कहाँ निवास करती थी, तो मेदिनीपुर जिला बंगाल में निवास करती थी। चुआर विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है, तो भूमि विद्रोह या भूमिन विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह किस कारण से हुआ था, तो अकाल एवं बढ़े हुए लगान को लेकर के यह विद्रोह किया गया था। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो राजा जगन्नाथ तथा दुर्जन सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इस विद्रोह के जरिए विद्रोहियों ने अपने ही खेतों को उजाड़ दिया तथा लगान देना भी बंद कर दिया। तो इस प्रकार आपको याद हो गया होगा कि चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल या बंगाल में हुआ था, मेदिनीपुर जिला में। अब हम देखेंगे कि बंगाल के बगल में छोटा नागपुर क्षेत्र पड़ता है, जो कि अधिकतर झारखंड इलाके में आता है। तो झारखंड राज्य में एक विद्रोह हुआ, हो विद्रोह। पूछा गया है कि हो विद्रोह कहाँ हुआ था, तो छोटा नागपुर में हुआ था। या हो जनजाति कहाँ निवास करती है, तो छोटा नागपुर में करती है। हो विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले में हुआ था। याद रखिएगा कि हो विद्रोह छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले में हुआ था। और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो राजा
राजा पराहत ने हो विद्रोह का नेतृत्व किया था। और किस कारण से हो विद्रोह हुआ था? तो इसका कारण था कि बढ़े हुए राजस्व कर को लेकर के हो जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। यह विद्रोह 2 बार हुआ था। एक तो 1820 ईस्वी में जब राजा पराहत के नेतृत्व में हो विद्रोह प्रारंभ किया गया था। दूसरी बार हुआ 1831-32 ईस्वी के बीच। तो इस प्रकार से हो विद्रोह 1820 से 1832 तक होता है छिटपुट रूप में। तो हो विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? राजा पराहत थे। किस कारण से हुआ था? तो बढ़े हुए राजस्व कर के कारण हुआ था। और यह विद्रोह कब शुरू हुआ? 1820 में। किसके नेतृत्व में? राजा पराहत के नेतृत्व में हुआ। उसके बाद यह विद्रोह 1831-32 में फिर पुनः प्रारंभ हुआ था। फिर इस विद्रोह को दबा दिया गया। अब हम देखेंगे कि छोटा नागपुर क्षेत्र में और भी विद्रोह होते हैं। तो पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले हम आपको यह याद करा दें कि छोटा नागपुर में कौन कौन से विद्रोह हुए थे। तो देख रहे हैं छोटा नागपुर का क्षेत्र है और यहाँ पर इसी के नाम से एक विद्रोह हुआ जिसे छोटा नागपुर का विद्रोह भी कहा जाता है। इसका उपनाम कोलारी विद्रोह भी है। कोलारी विद्रोह कहाँ हुआ? छोटा नागपुर में हुआ। इसी प्रकार कोल विद्रोह भी छोटा नागपुर में हुआ। मुंडा विद्रोह भी छोटा नागपुर में। और ताना भगत आंदोलन भी कहाँ हुआ था? तो छोटा नागपुर में ही हुआ था। तो इस प्रकार आपने देखा कोलारी विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह और ताना भगत विद्रोह कहाँ होता है? छोटा नागपुर में होता है। अब इस विद्रोह को याद करने की क्या ट्रिक है? तो इस विद्रोहों को याद करने की ट्रिक है कि छोटा कोलारी कोल, छोटा कोलारी कोल ने मुंडा को ताना मारा। मुंडा मतलब लड़के को ताना मारा। एक छोटा कोल कोलारी था, उसने क्या किया कि मुंडा को ताना मार दिया। अब किस बात का ताना मारा ये आप तो जानते ही हैं। तो याद हो गया कि छोटा कोलारी कोल ने मुंडा को ताना मारा। छोटा से छोटा नागपुर, कोलारी से कोल विद्रोह यानी छोटा नागपुर का कोल विद्रोह, और कोल से कोल विद्रोह हुआ, कोलारी विद्रोह हुआ। फिर मुंडा से मुंडा विद्रोह हुआ और ताना से ताना भगत आंदोलन हुआ। तो याद हो गया छोटा कोलारी कोल, छोटा छोटा नागपुर कोलारी, कोलारी विद्रोह, कोल कोल विद्रोह। छोटा कोलारी कोल ने मुंडा, मुंडा का मतलब मुंडा विद्रोह, मुंडा ने ताना मारा। ताना ताना भगत आंदोलन कहाँ? छोटा नागपुर में हुआ था। ताना मारना क्या है ये तो आप लोगों को बढ़िया से पता होगा। तो ताना मारना एक अलग ही चीज है, अब उसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए क्या है ताना मारना। तो इसके पीछे थोड़ी सी कहानी बताते हैं। जैसे कि एक गरीब आदमी है और उसकी औरत है, अभी नई नई शादी हुई है। तो औरत जो है वो थोड़ा सा लालची किस्म की है और उसको ज्यादा गहना होना चाहिए, हार और ज्यादा चाहिए, कान की बाली वाली भी चाहिए। तो उसका पति उसको ला के नहीं दे पाता है। तो गांव में मेला लगता है। अब देखिए कैसे पत्नी ताना मारती है, यही ताना कैसे पत्नी अपने पति को ताना मारती है। पति खुश होकर के घर आता है, कहता मेला लगा हुआ, नई नई औरत है, चलो मेला घुमा लाते हैं। लेकिन पत्नी गुस्साई बैठी रहती है। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए हार। पति कहता है आकर के ऐसा है कि चलो आज तुमको हम अपने गांव का मेला दिखा लेते हैं, बहुत बढ़िया मेला लगा हुआ है। अब पत्नी को पहले से गुस्सा था, उसने कहा कि ऐसा है कि तुहके तो खाली मेलवा भागल जाता, हमके चाही हार, वो 50,000 का हार। तो जबले 50,000 का हार देवा ना तबले हम मेला जाइब ना। मेला मेला का लगा के रख ले हवा, जब तुहार अवकाता ना हार दे के तो मेला देखे हम काहे जाए, हम ना जाए। ये बात आदमी को बड़ी बुरी लगी। इसी को कहते हैं ताना मारना। तो औरत ने आदमी को किस चीज का ताना मारा? गहने के लिए, हार के लिए। ठीक है, तो ये ताना हुआ। तो ताना खैर छोड़िए। तो आपको याद हो गया कि छोटा नागपुर में कौन कौन से विद्रोह हुए थे? कोलारी, कोल, मुंडा और ताना भगत आंदोलन हुआ था। इन्हीं को हम विस्तार से देख लेते हैं। तो छोटा नागपुर में जो छोटा नागपुर का विद्रोह के नाम से जाना जाता है, यह हुआ 1820 से 1836 के मध्य यह आंदोलन हुआ था। इस छोटा नागपुर विद्रोह का उपनाम भी है। इसे कोलारी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। कोलारी विद्रोह के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि छोटा नागपुर क्षेत्र में कोलारी जनजातियां रहती थी, इन्हीं के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। इसलिए छोटा नागपुर विद्रोह को कोलारी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है।
अब यह किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह छोटा नागपुर के क्षेत्र में ही हुआ था, इसीलिए इसे छोटा नागपुर का विद्रोह या कोलारी विद्रोह कहा जाता है। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो कोलारी आदिवासी सरदारों ने ही इसका नेतृत्व किया था। यानी छोटा नागपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोलारी आदिवासी सरदारों के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। यह कब हुआ था? 1820 से और 1836 के मध्य यह विद्रोह हुआ था। अब छोटा नागपुर पे हम अगला विद्रोह देखेंगे, कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह कब हुआ? 1831 से 48 के मध्य हुआ। कहीं कहीं अधिक डेट भी दिया रहता है, 50, 57, तो उस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस ध्यान देना है कि कोल विद्रोह कहाँ हुआ और कब प्रारंभ हुआ, इस पर आपको ध्यान देना है। तो कोल विद्रोह का प्रारंभ 1831 में होता है। और यह कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह छोटा नागपुर के क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ था, जो कि झारखंड में पड़ता था। अब कोल विद्रोह जो छोटा नागपुर में हुआ था, तो कोल क्या है? तो कोल जो थे उस समय छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, औराव, हो, महाली इत्यादि जनजातियां छोटा नागपुर के क्षेत्र में निवास करती थीं। तो इन जातियों को सम्मिलित रूप से, जो बाहरी लोग थे, मैदानी लोग थे, वो लोग इन जातियों को सम्मिलित रूप से कोल कहते थे। तो इसीलिए इन जातियों के द्वारा किया गया विद्रोह, इस क्षेत्र का विद्रोह कोल विद्रोह के नाम से जाना गया, जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। इस कोल विद्रोह का एक उपनाम भी है, लरका विद्रोह। तो लरका विद्रोह किस विद्रोह को संज्ञा दी गई है? कोल विद्रोह को संज्ञा दी गई है। कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बुद्धो भगत, जोवा भगत और गंगा नारायण। गंगा नारायण, बुद्धो भगत, जोवा भगत कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। यह विद्रोह किस कारण से हुआ था? तो यह विद्रोह जो इसका कारण था वह था भू व्यवस्था से असंतुष्ट कोल लोग थे। यानी कोल जो लोग थे, कोल जनजातियां जो थीं, वह अंग्रेजों के भू व्यवस्था से असंतुष्ट थी। कारण क्या था कि अंग्रेजों की भू व्यवस्था नीति के अंतर्गत इन कोल लोगों की भूमि इनसे छीन करके, इनकी जमीन इनसे छीन करके मुस्लिम किसानों को दे दिया गया तथा सिखों को दे दिया गया। आपकी जमीन अगर छीन करके दूसरे को दे दिया जाए तो आपको गुस्सा आएगा ही आएगा, आप असंतुष्ट होंगे, आप क्या करना चाहेंगे? उनसे बदला लेना चाहेंगे। यही काम कोल विद्रोहियों ने भी किया था। इनकी जमीनें क्या हो गई? छीन करके सिख किसानों और मुस्लिमों को दे दी गई थी। इसके बाद अभी विद्रोह शुरू नहीं हुआ, इसके बाद भी अंग्रेजों ने एक कार्य और कर दिया कि 1822 ईस्वी में 1822 ईस्वी में चावल से निर्मित शराब पर उत्पाद शुल्क लगा दिया अंग्रेजों ने। हुआ यह था कि कोल जो जनजातियां थीं वह चावल से शराब का निर्माण करती थीं और इस शराब के निर्माण पर उनका खुद का स्वामित्व होता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? कहा कि अब यानी 1822 से अब आपके द्वारा निर्मित शराब पर उत्पाद शुल्क लिया जाएगा। तो इस प्रकार से चावल से निर्मित शराब पर उत्पाद शुल्क लेने के कारण कोल विद्रोहियों ने 1831 में आगे चल करके, देखिए 1831 में आगे चल करके बुद्धो भगत के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। बुद्धो भगत के मृत्यु के बाद 1832 में गंगा नारायण राव ने इसका नेतृत्व किया था। आगे चल करके और भी कई विद्रोह हुए थे छोटे छोटे, जिनको आगे चल करके अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया। आपने देखा कि कोल विद्रोह कब हुआ? 1831 से 48 के बीच हुआ। और कोल विद्रोह का प्रारंभ कब होता है? तो 1831 में होता है। कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ। अगर झारखंड ऑप्शन में है तो झारखंड भी सही होगा क्योंकि छोटा नागपुर का क्षेत्र अधिकतर झारखंड में ही आता है। कोल विद्रोह का उपनाम क्या था? तो लरका विद्रोह था। कोल विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? तो बुद्धो भगत थे, जोवा भगत थे और गंगा नारायण थे। अब कोल विद्रोह का होने का क्या कारण था? भू व्यवस्था से असंतुष्ट कोल विद्रोहियों ने विद्रोह किया क्योंकि उनकी जमीनें जो थी वह उनसे छीन करके मुस्लिम किसानों और सिखों को दे दी गई थी। उसके बावजूद भी 1822 में अंग्रेजों ने चावल से निर्मित शराब पर उत्पाद शुल्क लगा दिया था। यह चावल से निर्मित शराब कौन बनाता था? तो कोल जनजातियां बनाती थी। इस प्रकार इन दो कारणों के वजह से
कोल विद्रोहियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसका प्रारंभ कब हुआ? 1831 में। यह विद्रोह बुद्धो भगत के नेतृत्व में शुरू किया गया था और इनकी मृत्यु के बाद 1832 में गंगा नारायण राव ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस प्रकार आपने देखा कि छोटा नागपुर क्षेत्र में यह विद्रोह हुए। दो विद्रोह और आ गए हैं, मुंडा विद्रोह और ताना विद्रोह, ये भी हम देख लेते हैं। अब हम छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुए विद्रोह के बारे में और भी जान लेते हैं कि मुंडा विद्रोह और ताना भगत आंदोलन जो छोटा नागपुर में हुआ था उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। जैसे मुंडा विद्रोह हुआ 1895 से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच हुआ था और यह किस क्षेत्र में हुआ था? तो मुंडा विद्रोह का जो क्षेत्र था वह था छोटा नागपुर का क्षेत्र, वो रांची जो कि झारखंड में पड़ता है। झारखंड के रांची जिले के छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुंडा विद्रोह हुआ था 1895 से 1920 ईस्वी के बीच। मुंडा विद्रोह का उपनाम भी पूछा जाता है, तो उलुग खानी या उलगुलान विद्रोह भी इसे कहा जाता है। महाविद्रोह की संज्ञा भी मुंडा विद्रोह को दी जाती है तथा सरदारी विद्रोह भी मुंडा विद्रोह को कहा जाता है। इस प्रकार मुंडा विद्रोह को उलुग खनी विद्रोह या उलगुलान विद्रोह या महाविद्रोह या सरदारी विद्रोह कहा जाता है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने किया था। अब इन मुंडा लोगों का निवास स्थान कहाँ था? जो मुंडा जनजातियां थी इनका निवास स्थान कहाँ था? तो जो मुंडा आदिवासी लोग थे यह रांची के दक्षिण भाग में छोटा नागपुर में इन मुंडा आदिवासियों का निवास स्थान था। तो इस प्रकार मुंडा आदिवासियों का निवास स्थान पूछा जाए तो छोटा नागपुर बताएंगे आप। मुंडा आदिवासियों के बीच एक प्रथा प्रचलित थी, खूट कट्टी या मुंडारी प्रथा। मुंडारी प्रथा या खूट कट्टी प्रथा क्या थी? तो यह सामूहिक खेती करने की एक प्रथा थी जो कि मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था कहलाती थी। तो मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था क्या थी? खूट कट्टी या मुंडारी व्यवस्था थी, जिसे सामूहिक खेती कहा जाता था। इसके अंतर्गत मुंडा लोग सामूहिक खेती करते थे। क्वेश्चन अगर पूछ ले कि सामूहिक खेती मुंडाओं के द्वारा की जाती थी उसे क्या कहा जाता था? खूट कट्टी या मुंडारी कहा जाता था। अब हुआ क्या कि जो एक सामूहिक खेती थी मुंडाओं की, इसे व्यक्तिगत भूमि व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा बदल दिया गया। यानी अंग्रेजों ने क्या किया कि सामूहिक खेती को, जो मुंडाओं की प्रचलित पारंपरिक भूमि व्यवस्था थी, उसे अब व्यक्तिगत भूमि व्यवस्था में बदल दिया। और जब व्यक्तिगत भूमि व्यवस्था में बदला तो इसके बदलने का परिणाम यह हुआ कि मुंडा सरदारों के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हो गया। तो जब मुंडा सरदारों ने विद्रोह किया तो इसे सरदारी विद्रोह की संज्ञा दी गई। तो सरदारी विद्रोह की संज्ञा पता चल गया क्यों कहा गया है मुंडा विद्रोह को? क्योंकि सरदारों के द्वारा नेतृत्व करने के कारण इसे सरदारी विद्रोह भी कहा गया। अब 1899 ईस्वी में क्या हुआ कि क्रिसमस की पूर्व संध्या पर, क्रिसमस के एक दिन पहले शाम को ही मुंडा विद्रोहियों ने मुंडा के नेतृत्व में आंदोलन कर दिया था, यानी विद्रोह कर दिया था। तो 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा के अनुयायियों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया और इस विद्रोह में मुंडा स्त्रियों ने भी भाग लिया था। तो किस आदिवासी विद्रोह में स्त्रियों ने भी भाग लिया था? तो वह था मुंडा विद्रोह। इस विद्रोह में जो विद्रोही थे उन्होंने पुलिस को अपना निशाना बनाया था। पुलिस को अपना निशाना किस विद्रोह में विद्रोहियों ने बनाया था? तो मुंडा विद्रोह में बनाया था। अब मुंडा के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो एक सैलर केव नामक पहाड़ी का स्थान था और इसी सैलर केव नामक पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना तथा बिरसा मुंडा के द्वारा युद्ध हुआ और इस युद्ध में बिरसा मुंडा की हार हो गई, ब्रिटिश सेना की जीत हुई। बिरसा मुंडा वहां से भाग गया और भागने के कुछ दिनों पश्चात ही वह अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया जाता है और अंग्रेज उसे क्या करते हैं? रांची के जेल में ले जाकर बंद कर देते हैं, जहां पर हैजे के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को हो जाती है। इस प्रकार मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची जेल में हैजे के द्वारा 9 जून 1900 ईस्वी को हुई। इस विद्रोह के समाप्त होने पर जब दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा तो इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम यह निकला कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि संयुक्त काश्तकारी को मान्यता दे दी। संयुक्त काश्तकारी को मान्यता दे दी, यानी सामूहिक खेती को ब्रिटिश सरकार ने मान्यता दे दी और बेट बेगारी तथा बधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगा दिया। तो बेट बेरोजगारी क्या है? बेट बेरोजगारी का मतलब है
कि आपसे काम करा लिया जाए और आपको पैसा न दिया जाए, तो मजदूरी का पैसा न देना, फ्री में काम कराना ही बेट बेगारी था। उस समय मुंडा आदिवासियों से जमींदार साहूकार इसी प्रकार की मजदूरी करवाते थे, तो इस पर भी अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया मुंडा विद्रोह के बाद। अब हम थोड़ा सा बिरसा मुंडा के बारे में जान लेते हैं, प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है। तो बिरसा मुंडा का जन्म 1875 ईस्वी में हुआ था और बिरसा मुंडा जो थे वह एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। बिरसा मुंडा का जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला हुआ था। यह ऐसे आदिवासी प्रथम व्यक्ति थे जिनका जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला हुआ था और जर्मन मिशन के प्रभाव में आकर के बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को छोड़ दिया और अपने पूर्वजों के धर्म को अपना लिया था। 1895 ईस्वी में इन्होंने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन हो गए हैं और इन्होंने अपने आप को भगवान का दूत अथवा भगवान का अवतार कहा और इनके समर्थक जो थे इनको भगवान का दूत मानने लगे। और इसी प्रकार से बिरसा मुंडा ने अपने समर्थकों से कहा कि आप लोग सिंह बोंग की पूजा करिए। तो सिंह बोंग की पूजा करने के लिए किसने कहा था आदिवासियों से? तो बिरसा मुंडा ने कहा था। या सिंह बोंग की पूजा कौन से आदिवासी करते थे? तो मुंडा आदिवासी करते थे। इसी प्रकार से बिरसा मुंडा के स्पर्श से रोग दूर हो जाते थे। जब इन्होंने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया तो बाद में यह मान्यता फैल गई कि बिरसा मुंडा का स्पर्श कर लेने से ही अगर किसी को कोई रोग है तो वह रोग दूर हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसा यह विद्रोही था या आंदोलनकारी था जिसके स्पर्श मात्र से ही रोग दूर हो जाते थे। तो इस बात को याद रखिएगा। इनकी गिरफ्तारी के लिए 500 रुपए का अंग्रेजों ने इनाम रखा था। बिरसा मुंडा को धरती आंबा अर्थात जगत पिता की भी उपाधि दी गई थी। अर्थात धरती आंबा या जगत पिता किस आदिवासी नेता को कहा गया है? तो बिरसा मुंडा को कहा गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में हुआ था और कहां पर ताना भगत आंदोलन हुआ? तो छोटा नागपुर में हुआ था। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कई लोग थे, जैसे जतरा भगत, बलराम भगत, गौरक्षणी भगत, देवमेनिया एक महिला थी। तो वह कौन सा आदिवासी आंदोलन था जिसका नेतृत्व एक महिला देवमेनिया ने किया था? तो वह आंदोलन था ताना भगत आंदोलन, जो कि 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ताना भगत आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो ताना भगत आंदोलन का स्वरूप अहिंसक था। अब तक जितने भी विद्रोह हुए थे आदिवासियों के वह क्या थे? वो हिंसक विद्रोह थे, लेकिन ताना भगत आंदोलन अहिंसक आंदोलन था। इसी अहिंसक आंदोलन के कारण, अहिंसक स्वरूप के कारण ही यह आंदोलन आगे चल करके महात्मा गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन में सम्मिलित हो गया था। तो चलिए देखते हैं कि इस आंदोलन का नारा क्या था। तो ताना भगत आंदोलन के आंदोलनकारियों ने नारा दिया कि माल गुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे, टैक्स नहीं देंगे। तो माल गुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे, टैक्स नहीं देंगे, यह किस आंदोलन का नारा था? तो ताना भगत आंदोलन का नारा था, जिसके नेतृत्वकर्ता जतरा भगत थे। जतरा भगत ने यह आंदोलन शुरू किया, इसीलिए इसे जतरा भगत आंदोलन भी कहा जाता था। लेकिन बाद में यह आंदोलन ताना भगत आंदोलन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह जो ताना भगत आंदोलन है यह महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गया, क्योंकि इसका स्वरूप कैसा था? अहिंसक था, इसीलिए स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा था। तो वह कौन सा आदिवासी आंदोलन था जो महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा था? तो वह था ताना भगत आंदोलन। इसी प्रकार आगे चल करके 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में हुआ क्या कि ताना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपए की थैली दी थी। क्वेश्चन आया हुआ भी है कि महात्मा गांधी को 400 रुपए की थैली कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया गया? कहां पर दिया गया? रामगढ़ में 1940 के अधिवेशन में। किसे दिया गया? महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो ताना भगतों ने दिया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद हुआ क्या कि भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया और इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि 1913 से 1942 के बीच की अवधि के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार द्वारा ताना भगतों की जितने भी जमीनों की नीलामी की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उन जमीनों को वापस दिलाने का प्रावधान भारत सरकार द्वारा किया गया।